दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ईरान से आज तस्वीरें आई है उसको देखकर उसका दिल ना पसीजा हो। ऐसी तस्वीरें जिसको देखकर शायद शैतान भी शर्मिंदगी महसूस करे। देखिए ये तस्वीरें, 168 छोटी बच्चियां, 7 से 12 साल की उम्र की बच्चियां जो घर से स्कूल गई थी, पढ़ने के लिए गई थी, और इजराइल अमेरिकी हमलों ने उनकी जान ले ली। आज उनके अंतिम संस्कार में जो लाखों लोग जुटे, ये भीड़ जुटी, ये दिल दहलाने के लिए बहुत है। और उसके बाद ईरान ने इसके साथ ही जो उनकी कब्रों की 168 कब्रों की तस्वीर जारी की, इसने तो सच कहूं मुझे तो ऊपर से नीचे तक हिला दिया कि आखिरकार इंसानियत नाम की चीज की कोई वैल्यू है या नहीं है। आपको सत्ता परिवर्तन करना था ईरान में, तो आपने इन बच्चियों का कसूर क्या था जो इनकी जान ले ली। बड़े से बड़े देश को, बड़े से बड़े क्रूर डिक्टेटर जो भी आप कहे, उसको भी शायद ये तस्वीरें देख के सवाल तो मन में जरूर उठा होगा कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था। क्या डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू इन तस्वीरों को देखने के बाद आईने में अपनी शक्ल देख पाए होंगे? और उनका साथ देने वाले और चुप्पी साधने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आईने में अपनी शक्ल देख पाएंगे? ये बच्चियों की जान, ये बच्चियों की खाली नहीं जाएगी। छोटी बच्ची 7 से 12 साल की उम्र, जिस उम्र में कलम पकड़ना सीख रही थी, वो उस उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ गया, क्योंकि 2 सन की नेताओं ने, एक अमेरिका में बैठा और एक इजराइल में बैठे 2 सनकियों ने तय किया कि आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारे पास कुछ काम है नहीं, चलो ईरान के साथ युद्ध खेल लेते हैं। एक सन की जो अमेरिका में बैठा है, मैं कहता हूं आने वाले वक्त में अमेरिका के लोग अपने आप से शर्मिंदा होंगे कि उन्होंने अब तक का, अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति चुना है। जो राष्ट्रपति एप्स्टीन फाइल में अय्याशी करते हुए पकड़ा जाता है, दिख रहा है, उस पे 1% उसको शर्म नहीं है। धौंस ऐसे दिखाता है जैसे दुनिया उसके बाप की है। हर एक को बुली करने की कोशिश करता है। जैसे स्कूल में हम होते थे, जो क्लास में एक बलशाली होता था वो सब बच्चों को बुली करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल जाते हैं कि जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो जो बुली करने वाला होता है, सबसे बुरी गत उसी के साथ होती है। ये बात बिल्कुल सही लग रही है मुझे जो आज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कही जा रही है कि एप्स्टीन फाइल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं था, इसलिए ध्यान बढ़ाने के लिए, हेडलाइन मैनेज करने के लिए ईरान से युद्ध छेड़ दिया। बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान को लेकर एक पागलपन, क्योंकि गल्फ कंट्रीज पर अपना दबदबा बनाए रखना है, इसलिए ईरान को निशाने पर ले लिया। और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने ऐसा जाल बुना जिसमें ट्रंप फंस गए। ट्रंप को मालूम भी नहीं था, पूरा अंदाजा भी नहीं था कि ये युद्ध किस लेवल का जाएगा। एक फोर्स इसमें है चीन, एक है रशिया। मालूम था कि वो इसमें नहीं पड़ने वाले, वो अलग थे। एक फोर्स थी भारत। भारत का भी अपनी साइड में होना जरूरी था, इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा होता है, उस दौरे का इंतजार किया जाता है और उस दौरे के तुरंत बाद ये कार्रवाई कर दी जाती है और दुनिया को दिखाया जाता है कि भारत अमेरिका और इजराइल के साथ है। प्रधानमंत्री को लेकर नेतन्याहू बयान भी दे रहे हैं कि मेरे सबसे पसंदीदा दोस्त मोदी से बात हुई, उन्होंने साथ दिया। और मोदी जी भी खामोश, एकदम खामोश, ईरान को लेकर एकदम खामोश, एक शब्द नहीं बोल रही सरकार। ये कैसी दोस्ती है,
कैसे दोस्त मोदी जी ने चुने हैं। एक तरफ सन की ट्रम्प, एक तरफ सन की नेतन्याहू, और इनकी दोस्तियों के लिए प्रधानमंत्री सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। इसी चीज को लेकर, इसी खामोशी को लेकर सोनिया गांधी ने आज सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने एक अखबार में बहुत जबरदस्त आर्टिकल लिखा, जिसमें सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि सरकार की ये खामोशी, सरकार की ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी के मौत पर जो खामोशी है, ये कोई न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, ये एक पुराने साथी, पुराने दोस्त का परित्याग है। और ये परित्याग आने वाले वक्त में भारत को अलग थलग ना कर दे। इसलिए सोनिया गांधी ने डिमांड की है कि ये खामोशी पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि क्यों सरकार ने स्टैंड नहीं लिया, क्यों क्रिटिसाइज नहीं किया यूएस और इजराइल के इस अटैक को। राहुल गांधी ने भी अपनी मां सोनिया गांधी की इस जो आर्टिकल है इसको रीट्वीट करते हुए लिखा कि बात बिल्कुल सही है। सोनिया गांधी की बात को दोहराया और उसके बाद उन्होंने खुद भी ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और ईरान के बीच में जो भी चल रहा है वो इस रीजन को, फ्रेजाइल रीजन टुवर्ड्स वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा रहा है, मतलब बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा रहा है। और ऐसे में चुपचाप खामोश खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं है। कम से कम उन्हीं से सीख लीजिए जो छोटे देश हैं या जो इतने बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है जितने भारत है। उन सब देशों ने एक स्टैंड लिया है। जर्मनी हो, यूके हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सब ने स्टैंड तो लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बुरी तरह से फंस गए। पहले स्टैंड नहीं लिया, इसका मतलब डायरेक्टली अपने आप को इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा दिखा दिया भारत को। अब अगर उनके समर्थन में फिर से खड़े दिखते हैं तो फिर पूरी दुनिया की थूथू होती है। पूरी दुनिया जो इस वक्त धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हो रही है, फिर भारत के भी खिलाफ हो जाएगी। और अगर इनके जो करतूतें हैं उसका खंडन करती है तो फिर मोदी जी को शायद ये लग रहा है कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। भारत की विदेश नीति को इतना लचीला बना दिया गया है, उस रबड़ की तरह बना दिया गया है कि जिसको जिधर चाहो खींच लो। इसलिए सोनिया गांधी के इस आर्टिकल में बहुत सच्चाई दिखती है। लेकिन देखिए सरकार की मजबूरी, देखिए सरकार कितनी बेबस है कि सोनिया गांधी के उस आर्टिकल को गलत करार देने के लिए भी गोदी मीडिया को, अदानी के चैनल को सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कह रहे बीजेपी सोर्सेज मिसलीडिंग आर्टिकल बाय सोनिया गांधी। ये कहने के लिए भी सोर्स के थ्रू खबरें लगवाई जा रही है। इतना भी कहने की हिम्मत नहीं है कि सोनिया गांधी जो कह रही गलत कह रही। वो इसलिए नहीं क्योंकि सोनिया गांधी जो कह रही हैं वो सही है, गलत है ही नहीं उसमें, तो गलत क्या कहें। दूसरी तरफ आप सोचिए, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने कैमरे के पीछे मेरा कैमरामैन है, काम कर रहा है, दो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं ये वीडियो, आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आपको पसंद हूँ मैं इसलिए देख रहे हैं, और आप भी दिन भर में बहुत काम करके अपने परिवार के लिए, अपने लिए पैसे कमा के आएंगे। थोड़ा सा आपके पास फ्री वक्त मिला तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप ज़िंदगी भर काम करके अब रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं तब देख रहे हैं, या फिर आप युवा हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके, बहुत कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं। यही हम सब की ज़िंदगी है। लेकिन सोचिए, हम क्या ये सब सारी मेहनत इजराइल के लिए कर रहे हैं? क्या हम अनजाने में ही किसी देश के बंधुआ मजदूर बना दिए गए हैं? क्या भारत का हर एक नागरिक इजराइल का खरीदा हुआ नौकर है? ये मैं नहीं कह रहा, ये इजराइल के खुद एक जनरल वहां के टीवी चैनल में खुल के बोल रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में दुनिया भर को डिफेंस टेक्नोलॉजीज बेचेंगे। तो एंकर पूछता है कि हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है ही नहीं, इतनी बड़ी लाइन है ही नहीं कि हम इतनी बड़ी प्रोडक्शन कर पाए। तो वो आदमी, वो जनरल हंस हंस के कह रहा है कि पूरा भारत हमारे पास है, 140 करोड़ लोग हमारे लिए काम करेंगे।
हम क्या इजराइल के लिए काम करेंगे, वो भी बिना हमारी मर्जी के? अगर ये सच नहीं है, ये झूठ है, जनरल ऐसा झूठ बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है? सवाल ये भी उठता है। ये इजरायली जनरल इतनी बड़ी बात टीवी चैनल पर कैसे बोल गया और क्यों बोल गया? और भारत की सरकार की तरफ से इसका न खंडन है, न इसके खिलाफ बीजेपी के प्रवक्ता ने चूं की। क्यों? क्या हमें हमारी मर्जी के बगैर ही किसी और के पास गिरवी रख दिया गया है? क्या कुछ इस देश में ऐसा हो रहा है जो हमें भनक भी नहीं है जिसकी? क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है वो इस देश को मानना पड़ रहा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे जैसे चाहे बुली कर देता है? और क्यों अब उसी लाइन में नेतन्याहू भी है, और नेतन्याहू और इजराइल उनका देश, वो क्यों भारत को ग्रांटेड ले रहा है? सवाल तो हम पूछेंगे। मजे की बात है कि अब गोदी मीडिया, गोदी एंकर भी सवाल पूछने लगे हैं। गोदी एंकर भी जो एक वक्त में ट्रंप को गुरुजी गुरुजी, विश्व की शक्ति, भारत का सबसे अच्छा दोस्त कहते थे, आज वही गोदी मीडिया के सुशांत सिंह, आपने नाम सुना होगा, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये सिर्फ भीड़, ईरान की उस तस्वीर को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ईरान में मारी गई 160 स्कूली बच्चियों के जनाजे को कंधा देने के लिए आया जनसैलाब है। उन बच्चियों को थोड़े ना पता था कि एक सन की ट्रंप गुंडई करता अमेरिका कभी भी किसी को मार सकता है। सन की ट्रंप, गोदी मीडिया का एंकर लिख रहा है। लेकिन यहां भी इसकी एक चाटुकारिता दिख गई। सन की ट्रंप और सन की नेतन्याहू कहां गया? नेतन्याहू का जिक्र तक नहीं, इजराइल का जिक्र तक नहीं। ट्रंप, क्योंकि आजकल मोदी जी के बारे में रोज ट्रंप नए नए खुलासे कर रहा है, तो इसलिए सन की हो गया। कुछ टाइम पहले तक यही डोनाल्ड ट्रंप भारत का सबसे अच्छा दोस्त था, तब तो आपके लिए सर्वे सर्वा था। अब सन की हो गया, और अगर सन की है, बात सही है, वो सन की है, तो सन की फिर इजराइल के नेतन्याहू भी है, उसका नाम क्यों नहीं है? ये सारी सवाल है, जवाब वक्त देगा, जरूर देगा। दुनिया का अब तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, ज़्यादा पीछे मत जाइए, पिछले 200 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, या हिटलर के बाद का इतिहास उठा के देख लीजिए। जिसने अपनी पावर को एक्सप्लॉइट किया है, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, जिसने अपने बल का दुरुपयोग किया है, उसका अंत क्या हुआ है? एक पापी को मिटाने के लिए कुदरत दूसरा पापी कहीं ना कहीं खड़ा कर देती। इसी अमेरिका ने कितने ही ऐसे लोगों को इस दुनिया से अलविदा कह दिया जो तानाशाह थे। जो भी था, अमेरिका उसके लिए खड़ा हुआ ना, कि शक्ति के रूप में भगवान ने खड़ा किया ना। इसी तरह से इस अमेरिका, इस इजराइल के लिए भी कोई तो शक्ति खड़ी होगी। लेकिन इस सब के बीच में हम कहाँ हैं? हमको क्यों लोग अपना गुलाम अपने राष्ट्रीय चैनल पे कह रहे हैं? हम एक वक्त में वो देश हुआ करते थे, जब भी कोई दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता था, भारत की तरफ सबकी नजरें उठती थी कि भारत क्या स्टैंड लेता है। भारत की विदेश नीति कभी भी इतनी एक तरफा झुकी हुई नहीं थी, न्यूट्रल रहने की पॉलिसी थी। इसीलिए मनमोहन सिंह का बयान पिछले 3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो इराक पर अमेरिका के किए गए हमले की निंदा कर रहे हैं। अमेरिका तब भी सुपर पावर था, आज भी सुपर पावर है। इंदिरा गांधी के और राजीव गांधी के बयान क्यों वायरल हो रहे हैं, जहां पर अमेरिका को वो संदेश दे रहे हैं कि दोस्ती करनी है, लेकिन हम अपनी संप्रभुता की कीमत पर दोस्ती के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्यों इंदिरा गांधी का वो दौर याद किया जा रहा है, 1971 का, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अमेरिका ने खूब डराया, धमकाया, बेड़ा तक भेज दिया था, लेकिन वो न झुकी न डरी। तब भी भारत की विदेश नीति की तारीफ हुई थी।
और उसके बाद भी मनमोहन सिंह के वक्त तक भी खूब तारीफ हुई। ये पहली सरकार ऐसी देखी मैंने जहां विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। विदेश मंत्री भी विदेशी दौरों पर ही रहते हैं और प्रधानमंत्री भी विदेशी दौरों पर ही रहते हैं। उस विदेशी दौरों का हासिल क्या है ये आज तक समझ में नहीं आ रहा। तीसरे नंबर की इकॉनमी बनने का आप दावा कर रहे हैं, उस इकॉनमी का क्या फ़ायदा कि आपसे कम इकॉनमी वाला, कम आबादी वाला, कम डेटा वाला, कम रिसोर्सेज वाला इजराइल आपको डिक्टेट कर रहा, आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है। नमस्कार।